हमारे देश हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर अपना मकान किसी को किराए पर देता है तो पुलिस ने उसे सख्त हिदायत दी है कि अपना घर अपना मकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर देने से पहले उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन ज़रूर करें। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों की लालच में आकर के किसी भी व्यक्ति को अपना घर मकान किराए पर दे देते हैं बिना उस व्यक्ति का कोई भी वेरिफिकेशन किए बगैर ही। और फिर ऐसे घरों में शुरू होता है जुर्म का खेल। और जब इस तरह के घरों में कोई जुर्म होता है तो उस कातिल को पकड़ना पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक पति पत्नी किराए के कमरे में रहने के लिए जाते हैं। मकान मालिक उसे अपना घर किराए पर दे देता है लेकिन उनका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता है। और अचानक उसकी पत्नी की एक दिन हत्या हो जाती है और उसका पति भी कहीं गायब हो जाता है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, मकान मालिक से जब उनका डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछताछ करती है तो मकान मालिक कहता है कि साहब हमने उनका एड्रेस का उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ही नहीं किया है। इस केस में पुलिस सबसे पहले मकान मालिक के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करती है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर पड़ता है फरीदाबाद और इसी फरीदाबाद का एक इलाका पड़ता है मुजेसर। मुजेसर में ही एक पति पत्नी किराए के कमरे में रहने के लिए आते हैं। मकान मालिक उनका बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए बगैर ही अपना घर किराए पर दे देता है और 1 महीने के बाद उनसे किराया लेने के लिए मकान मालिक पहुंचता है तो देखता है कि उनके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। मकान मालिक उनके नंबर पे कॉल करता है तो नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। मकान मालिक घर वापस आ जाता है। फिर 2 दिन के बाद उनसे किराया लेने के लिए पहुंचता है तो देखता है कि उस दिन भी उनके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है और वैसे ही अभी भी ताला लगा हुआ है। मकान मालिक को भी समझ में नहीं आता है कि ये पति पत्नी अचानक कहाँ गायब हो गए बिना कुछ बताए हुए ही। मकान मालिक उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है तो आस पड़ोस के लोग उसे समझाते हुए कहते हैं कि आप इस दरवाजे को ना तोड़िए। वो दोनों व्यक्ति पता ना कहाँ गायब हो गए हैं, पता ना उनके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। अगर आप दरवाज़ा तोड़ेंगे तो शायद आप फंस सकते हैं, शायद कुछ गलत हो सकता है। मकान मालिक आस पड़ोस के लोगों की बात मान जाता है और इस बात की खबर पुलिस को देता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है, घर के सामने घर के दरवाजे जब तोड़ करके अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख करके पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जिसका शक जताया जा रहा था बिल्कुल वही होता है। उस कमरे के अंदर उस महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस जब उस मकान मालिक से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है तो मकान मालिक कहता है कि साहब 1 महीना पहले ये रहने के लिए आए थे लेकिन मैंने इनका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया है। जब मकान मालिक इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है तो पुलिस वाले सबसे पहले मकान मालिक के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर उस महिला की तलाशी करने के लिए उसके घर के अंदर तमाम जगहों पर तलाशी करते हैं ताकि उसका कोई वेरिफिकेशन, कोई एड्रेस, कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस महिला का कोई भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस वालों के हाथ नहीं मिलता है। पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं मिलता कि आखिरकार इस महिला की हत्या किसने करी है और कैसे करी है। उसके पति के नंबर पे भी पुलिस फ़ोन लगाती है तो अभी भी उसका नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। पुलिस तुरंत ही उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने सबसे पहले ज़रूरी था कि उसके पति को किसी भी तरीके से सामने लाया जाए, लेकिन उसके पति के नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद इस महिला के जैसे ही उसके पति के साथ भी कुछ ना हो गया हो। तब तक इस महिला का इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है जिससे साफ पता चल जाता है कि इस महिला की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी है। और पुलिस इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस महिला का फ़ोटो ले करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है लेकिन कहीं से भी कोई भी इस महिला के बारे में खबर नहीं आती है। पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि आखिरकार पुलिस अपने मेहनत में कामयाब हो जाती है और फिर उसके पति को फरीदाबाद के इस सेक्टर 31 से अपने हिरासत में लेती है। और पुलिस जब इसके पति से पूछताछ करती है तो इसका पति तुरंत ही इस जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसका पति इस पूरी कहानी की सच्चाई बताता है तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। वो व्यक्ति बताता है कि दरअसल मेरा नाम है श्रवण और जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम है पूजा। पूजा जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो एक शादीशुदा महिला है और उसका एक 4 साल का बेटा है। लेकिन ये महिला श्रवण की पत्नी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी श्रवण और पूजा दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी के जैसे रहते थे। श्रवण जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, जो उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के निजामपुर गांव का रहने वाला है। श्रवण पिछले 4 सालों से गाज़ियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में गाड़ी चला रहा था।
गाड़ी चलाते वक्त ही श्रवण की मुलाकात पूजा से होती है। पूजा जो दिल्ली के मीठापुर इलाके में रहती है। पूजा जो श्रवण के एक रिलेटिव है, एक रिश्तेदार भी है। इस वजह से अब श्रवण अक्सर पूजा के घर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी इनके घर आना जाना शुरू करता है, दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। नज़दीकियाँ कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद से पूजा अक्सर श्रवण को तब फ़ोन करके अपने घर बुलाती है जब उसका पति घर पे नहीं होता है। श्रवण भी तुरंत पूजा के प्यार में इस तरह से आशिकी में पागल हो चुका था कि तुरंत पूजा की बात मान करके और उसके घर पहुंच जाता था और उसके बाद से ये दोनों बिल्कुल पति पत्नी के जैसे संबंध बनाते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति इतना आगे बढ़ गए कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और फिर एक दिन श्रवण ने पूजा को उसके मीठापुर के घर से भगा करके दूसरी जगह लेके गया और मीठापुर से भगा करके उसे दिल्ली से रोहतक लेके चला गया। रोहतक में कुछ दिनों तक उसके साथ रहा। फिर रोहतक से उसे लेकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चला गया। गोरखपुर में कुछ दिन समय बिताने के बाद फिर श्रवण ने पूजा को गोरखपुर से फिर दिल्ली के मीठापुर इलाके में ही लेकर के आया, लेकिन उसके घर पे नहीं लेके गया। मीठापुर में रहने के बाद फिर थोड़े दिनों के बाद श्रवण ने पूजा को लेकर के और फरीदाबाद के रोहतक में चला गया और इस कमरे में एक किराए के कमरे पर रहने लगा। दोनों लगभग 1 महीने से उसमें रह रहे थे। श्रवण अपना काम भी शुरू कर चुका था, लेकिन काम के पीरियड से जब भी वो पूजा के नंबर पर फ़ोन करता था तो पूजा का नंबर अक्सर बिजी बता रहा था। अब श्रवण को लग रहा था कि शायद पूजा उसे धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ में लव अफेयर शुरू कर चुकी है। इस बात से लेकर के श्रवण अक्सर पूजा से पूछताछ करता था, लेकिन पूजा कहती थी कि ये सब झूठ है। लेकिन श्रवण जब भी पूजा के नंबर पे फ़ोन करता था, जब वो घर पे नहीं होता था, अक्सर पूजा का नंबर बिजी बता रहा था। अब श्रवण को लग रहा था कि शायद जिसकी वजह से मैंने अपना घर द्वार छोड़ करके पूजा को लेकर के मैं अपनी ज़िंदगी बसाया, आज वही पूजा अब उसके साथ धोखा दे रही है। फिर 3 अक्टूबर 2022 को शाम के वक्त जब श्रवण घर पे आता है, इसी बात को लेकर के झगड़ा होती है और झगड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है कि आखिरकार श्रवण गुस्से में आ करके पूजा के ही चुन्नी को लेकर के उसे गले में लपेट करके और तब तक खींचता है जब तक पूजा की सांसें रुक नहीं जाती है। जब देखता है कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए पूजा का मोबाइल और उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है सब कुछ ले करके पूजा को उसी घर के अंदर छोड़ करके बाहर से उस घर में दरवाजे पे ताला लगा करके और फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये श्रवण पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सुन करके चौंक जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने श्रवण को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।